हम पहले सेगमेंट पे चलते हैं अपने, और मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ा-सा थ्योरेटिकली भी और शायद पहली क्लास में थोड़े से ज़्यादा मैं कर लूँ, क्योंकि हमने एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है। तो अब आपके सामने ये फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस नज़र आ रहा है। तो वो कहते हैं जी आपको शुरू में क्या पता होना चाहिए? आपको शुरू में इंट्रोडक्शन देना है। ये जो पहला और दूसरा है, ये दोनों इंट्रोडक्शन है, हम इसको मर्ज कर सकते हैं, ये समझ लें एक ही बात है। हमने आपको आइडिया देना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल क्या है, डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या होता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। ये जो दोनों एरियाज हैं, दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। अच्छा, अब कवर कहाँ से करना है हमने ये सारा का सारा? तो इसको हमने कवर करना है, ये रिसोर्स मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। दिस इज ACCA कैप्लन स्टडी टेक्स्ट, ये आपको मैं सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। तो हम इसको यहाँ से कवर करेंगे। अब यहाँ से कवर करने का मतलब ये है कि आपने बस इस चैप्टर को इस सीक्वेंस में पढ़ लेना है, या मैं भी अभी थोड़ा सा आपको नोट करा दूँ। अगर आपने इस चैप्टर को इस सीक्वेंस में पढ़ लिया तो समझ लें आपका वो एरियाज कवर हो गए। शायद एक आधा एरिया रह जाए, उसको मैं वैसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो हर सेक्शन के लिए मैं आपको एक स्टडी टेक्स्ट का एक चैप्टर दे दूंगा, वो मेरा मसला है, मैंने कहाँ से देना है। Sometimes something is better written in ACCA book, sometimes it is written better in SEMA book. बाजुकात वो किसी टेक्स्ट में अच्छी लिखी होती है, तो गिव इट टू मी, ठीक है। और दूसरा, आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा फ्रॉम BBB एंड कैप्लन, आज का एजेंडा। अब इससे पहले कि मैं स्टडी टेक्स्ट पे जाऊं, लेट्स टॉक फ्यू थिंग। आपके साथ मैंने एक छोटी डिस्कशन करनी है रिलेटेड टू फ्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोर्ड फाइल में आपके सामने कुछ डिस्कशन करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ अकाउंटिंग। माइक्रोफोन ऑन है शायद, लेट मी जस्ट म्यूट ऑल। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को खुद म्यूटेड रखें, अदरवाइज डिस्टॉर्शन होगी और मुझे फिर म्यूट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये नौबत आनी नहीं चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद a discussion or with some understanding of accounting, financial accounting, cost accounting, and management accounting. ठीक है, ये मैं आपको अभी अपने स्टाइल में अपने वर्ड्स में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बुक में से भी गो थ्रू करवा दूंगा, एंड दिस इज हाउ वी विल गो। तो अकाउंटिंग क्या है? तो अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में क्या चीजें आती हैं? अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स मेजरमेंट। अब आप लोग मुझे थोड़ा बहुत पढ़ी बैठे हैं तो आपको शायद समझाना इतना मुश्किल नहीं होगा, और ये चीजें बताना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली आपको MCQs कराने हैं। तो अकाउंटिंग में आप सबसे पहले, बल्कि चलें यहाँ से बात करने से भी पहले मैं आपको अकाउंटिंग को सिर्फ एज अ प्रोसेस शो कराता हूँ। अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस, जरा इतनी सी बात समझ लें, अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस। देयर कुड बी सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग, बट लेट्स अंडरस्टैंड अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस, ठीक है। तो अब ये देखें, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, अभी मैं किसी चीज का नाम नहीं ले रहा, मैं ना इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह रहा हूँ, ना मैं इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कह रहा हूँ, ना मैं इसको कॉस्ट अकाउंटिंग कह रहा हूँ, ना मैं इसको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कह रहा हूँ, मैं इसको कुछ भी नहीं कह रहा। तो अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डाटा इंसर्ट करते हैं, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप डाटा इंसर्ट करते हैं। और डाटा क्या होता है? ट्रांजैक्शन, जो डे टू डे इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं वो आप इस प्रोसेस में डालते हैं। और ये प्रोसेस कुछ ऐसा करता है कि अल्टीमेटली ये आपको इंफॉर्मेशन देता है, राइट? यानी कि वही वाली बात हुई, इनपुट, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। अब इस डेफिनेशन पे रहकर जरा हर तरह की अकाउंटिंग को पहले समझ लें। मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम
अब प्रोसेस क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, रिकॉर्ड करते हैं। इफ यू रिमेंबर क्या करते हैं? क्लासिफाइंग। इफ यू रिमेंबर क्या करते हैं? समराइजिंग। इफ यू रिमेंबर क्या करते हैं? इंटरप्रेटिंग। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। अच्छा, जब हम ऐसा करते हैं कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, तो हमें मिलता क्या है? हमारी आउटपुट क्या है? तो हमारी आउटपुट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और वो आउटपुट हमें किस तरह से मिलती है, किस फॉर्म में मिलती है? हमें वो आउटपुट मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी अकाउंटिंग को समझना हो, आई कैन टॉक लाइक 2-3 आवर्स अबाउट इट, लेकिन मेरे पास इतना आपको समझाने के लिए टाइम नहीं है। अगर कोई रेगुलर कोर्स होता तो मैं बहुत डिटेल में इस पर बात करता। मैं इसलिए बात टू द पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने किसी भी अकाउंटिंग को समझना हो तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो अकाउंटिंग किस किस्म की ट्रांजैक्शंस को और किस किस्म के डेटे को हैंडल करती है। क्या वो सिर्फ फाइनेंशियल डेटे को हैंडल करती है? क्या वो नॉन फाइनेंशियल डेटे को हैंडल करती है? क्या वो दोनों को हैंडल करती है? क्या रिकॉर्ड करती है, क्या रिकॉर्ड नहीं करती, और उसका प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, इंटरप्रेटिंग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक अपना प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अपना प्रोसेस होता है, और वो हमें देती क्या है? फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या देती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें क्या देती है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन या समथिंग एल्स। तो किसी भी अकाउंटिंग को समझना हो तो उसको एज अ प्रोसेस सबसे पहले समझें, और बेसिकली हम जो आपको सिखा रहे होते हैं वो भी प्रोसेस ही सिखा रहे होते हैं। अब मैं चला जाता हूँ वापस यहाँ पे कि अकाउंटिंग में क्या चीजें आती हैं। हम किसी चीज को मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारी की सारी जो चीजें मेजर की जा रही होती हैं, एनालाइज की जा रही होती हैं और रिपोर्ट की जा रही होती हैं, वो सारी की सारी फाइनेंशियल होती हैं, राइट? ऑल ऑफ देम आर फाइनेंशियल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और चीज लिख देता हूँ जस्ट टू मेक अ बेस ऑफ द कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे पर्पस भी लिखता हूँ। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रोसेस लिखा है ना ऊपर, अब मैं आपको पर्पस लिखता हूँ। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग is to provide financial information, okay, is to provide financial information to shareholders and other stakeholders. इसमें इसका जो बेटर वर्ड है, हम वो बेटर वर्ड यूज कर लेते हैं, to external parties for decision making। तो देखो, इस पर्पस में तीनों सवालों का जवाब आ गया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? एक्सटर्नल पार्टीज को। एक्सटर्नल पार्टीज कौन कौन सी हैं? शेयर होल्डर्स, लैंडर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। क्यों प्रोवाइड करती हैं? Why financial accounting provides financial information to the stakeholders? तो आंसर आ गया, डिसीजन मेकिंग। तो ये एक दूसरी डेफिनेशन है जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस डिफाइन करें। अब मैं इससे ज्यादा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे बात नहीं करूंगा क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पता है कि वो सारा एक अपना प्रोसीजर है। अभी हम डिफरेंसेस पे आके दोबारा से बात करते हैं, बट अब जरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझें। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग is to provide financial and non-financial information। अब यहाँ पे देखें क्या वर्ड यूज हो रहा है? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ब्रॉड हो गई टू मैनेजर्स और टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब हमारे पास वही तीन सवालों के जवाब जरा डिफरेंट वे में आ गए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करती है
मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो व्हाट मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसको प्रोवाइड करती है? अब एक्सटर्नल पार्टीज को प्रोवाइड नहीं करती बल्कि इंटरनल पार्टीज को करती है, और इस इंटरनल पार्टी का नाम क्या? मैनेजमेंट। क्यों प्रोवाइड करती है? फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब हमें इस डेफिनेशन को एक एक लफ्ज को समझना है, ठीक है? इस डेफिनेशन के एक एक लफ्ज को समझना है। तो सबसे पहले, और ये हमने सारा इसलिए भी समझना है क्योंकि हमारे चैप्टर में ये सारी चीजें अलग-अलग से भी हैं, लाइक इंफॉर्मेशन क्या होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो जब हम इस डेफिनेशन को समझ रहे हैं तो हम बहुत सारी और चीजों को जो इस चैप्टर में है ऑटोमेटिकली समझ रहे हैं, राइट? सो राइट नाउ हमने कहा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। अच्छा, अब सबसे पहले ये समझें कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल and non-financial information? So any information which can be expressed in monetary terms, वो तमाम इंफॉर्मेशन जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब है हम उनको रुपयों में, डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरोज में लिख सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहलाएगी। लाइक इस कोर्स की फी क्या है? 3000 रुपए। तो व्हाट इज दैट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? 30 घंटे, 40 घंटे। ये क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 30 घंटे इज नॉट 30 डॉलर, 30 रुपए। 30 घंटे मीन्स 30 घंटे। सो घंटे इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको आप रुपयों में, डॉलर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे क्वालिटी, मिसाल के तौर पे ड्यूरेशन, मिसाल के तौर पे मोटिवेशन, मिसाल के तौर पे एफिशिएंसी, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन, कलर, ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, दैट इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब यहाँ से हम जरा डिफरेंशिएशन भी क्रिएट करना शुरू हो रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है? वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए और प्लानिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए हमें दोनों तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, सेल्स की इंफॉर्मेशन, परचेजेस की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, लेकिन साथ साथ क्वालिटी की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये कोर्स पढ़ना था तो आपने डिसीजन लेते वक्त ये जरूर सोचा होगा कि फीस क्या है, दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ड्यूरेशन क्या है, दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कौन पढ़ा रहा है, दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कितने अरसे से पढ़ा रहा है, दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कैसा पढ़ा रहा है, दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फैसला करने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन काफी नहीं होती, आपके पास अच्छी खासी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, तब आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में फर्क। अच्छा, अब अगला लफ्ज है मैनेजमेंट, ठीक है? अगला लफ्ज है, हम किसको प्रोवाइड करते हैं? मैनेजमेंट को। तो ये याद रखें कि मैनेजमेंट जो है वो इंटरनल पार्टी है, इंटरनल पार्टी, ठीक है? किसी भी बिजनेस के इंटरनल पार्टी कंसिडर की जाती है। और मैनेजमेंट क्या है? और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पांसिबल फॉर रनिंग द बिजनेस, हु आर रिस्पांसिबल फॉर रनिंग द बिजनेस। तो जो बिजनेस को चलाने वाले लोग होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अगर आपने एक लफ्ज में समझना हो ना, तो उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। इसको उलट कर दो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वर्ड को उलट कर दो। तो मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं आंसर करने के लिए। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए हमने अकाउंटिंग बनाई है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैनेजमेंट ने ऐसा क्या करना होता है जिसके लिए हमें उसके ये इतनी अकाउंटिंग बनानी पड़ गई और उसको ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देने की जरूरत है। तो मैनेजमेंट करती क्या है? अब ये बातें भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे सवाल आने हैं, आपके पास एमसीक्यूज आने हैं। तो मैनेजमेंट बहुत सारे काम करती है, लेकिन उसमें से जो 3 मेजर काम मैनेजमेंट के होते हैं जिसका आपको पता होना चाहिए और जिस पे पूरी की पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स खड़े हुए हैं, वो ये 3 काम है, ठीक है?
मैनेजमेंट इसके अलावा भी और बहुत कुछ करती है, ऑर्गेनाइजिंग भी करती है, लीडिंग भी करती है, मोटिवेटिंग भी करती है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच मैनेजमेंट डज, लेकिन उसमें से जो 3 मेन काम है जो मैनेजमेंट के हैं, और जिन काम को करने के लिए उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, और जिस काम को करने के लिए उनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सपोर्ट चाहिए, और जिस काम को करने के लिए वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट रखते हैं, वो ये 3 है, राइट? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब जरा इन 3 लफ्जों पे थोड़ी सी बात करते हैं ताकि हमें जरा एक रिफ्रेश हो जाए कॉन्सेप्ट कि प्लानिंग क्या होता है, क्योंकि आगे फिर आपको क्वेश्चन आ जाएगा प्लानिंग का, एमसीक्यू आ जाएगा। तो प्लानिंग क्या होती है जी? प्लानिंग इज सिंपली लुकिंग अहेड। प्लानिंग इज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। प्लानिंग इज मेकिंग योर स्ट्रैटेजीज, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, सारी चीजें प्लानिंग में आ जाती हैं, ठीक है? तो मिसाल के तौर पर आपके इस कोर्स को पढ़ाने से पहले मैंने एक प्लान बनाया कि मैंने 28 दिनों में तैयारी कैसे करानी है, और वो प्लान मैंने आपके साथ शेयर कर लिया एज अ स्टडी प्लान। तो वो प्लान क्या था, वो उसके लिए मुझे सोचना पड़ा, कब करना है, कैसे करना है, सारे रिसोर्सेज वगैरह, वो सारी चीजें मैंने किया। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट एक इदारे को चलाने के लिए दे हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, दे हैव टू थिंक अबाउट द ऑब्जेक्टिव। मकसद क्या है? पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, व्हाट इज योर मकसद? फिर उस मकसद को हासिल कैसे करना है, सेल्स के साथ क्या करना पड़ेगा, खर्चों के साथ क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट हमने कट करनी है नहीं करनी, क्वालिटी के साथ क्या करना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो उस मकसद को हासिल करने के लिए हम फिर अल्टीमेटली करते हैं, और फिर डे टू डे प्लान्स बनाते हैं। तो प्लानिंग इज वन सिंपल वे इज लुकिंग अबाउट द फ्यूचर। अच्छा, अब यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं इस प्लानिंग के, और ये 3 लेवल्स भी आप अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लें। अगेन ये भी आपका रिफ्रेशर है। स्ट्रेटेजिक लेवल होता है प्लानिंग का, टेक्टिकल लेवल होता है प्लानिंग का, और ऑपरेशनल लेवल होता है प्लानिंग का। ये 3 लेवल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक लेवल इज द टॉप लेवल। जब आपके बॉसेस, जब आपका सीईओ और जब आपका सीओओ, और ये जो सी सूट होता है सारा का सारा, जिनके नामों के साथ सी लगता है, जब ये लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव, तो ये स्ट्रेटेजिक लेवल प्लानिंग होती है। और इस लेवल ऑफ प्लानिंग का ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल से होता है। यानी कि जब ये लोग प्लानिंग करते हैं तो ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जहन में रख के प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब है 5 साल की प्लानिंग, ठीक है? और ये उस ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन, ये सारा कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये सारा कुछ तय करते हैं। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का ताल्लुक स्ट्रैटेजी से है। स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म होती है। स्ट्रैटेजी में हमने ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखना होता है। साल के तौर पे एज अ होल हम ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। एज अ होल हमारा मिशन और विजन क्या है, 5 साल का मंसूबा क्या है, 5 साल में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहां देखना चाहते हैं, मार्केट लीडर बनाना चाहते हैं, कॉस्ट लीडर बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। तो strategic level of planning is the highest level of planning. So you need to understand these words, highest level of planning, क्योंकि इससे फिर MCQs बनते हैं। और जो lowest level of planning है वो है operational, और in between जो middle level planning है वो है tactical। तो पहले वो lower level ले आते हैं। तो lower level में जो आपके इसको हम कहते हैं day to day planning। और इसके बाद मैं आपको जरा मौका देता हूं, क्योंकि मैं काफी बोल लिया मैंने। इसके बाद मैं आपको मौका देता हूं एक आधा सवाल भी पूछने का। आप सवाल टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, आपके ज़हन में अगर आ रहा है बेशक अभी लिख दें, मैं आपको उसके बाद देख के बता देता हूं। तो ऑपरेशनल प्लानिंग में जो टाइम पीरियड होता है दैट इज क्वाइट शॉर्ट, ठीक है? लॉन्ग टर्म नहीं होता, बहुत शॉर्ट टर्म होता है। और शॉर्ट टर्म से भी मुराद क्या है, डे टू डे बेसिस पे हम प्लानिंग कर रहे होते हैं।
और ये प्लानिंग काफी हद तक ट्रांजैक्शन बेस्ड होती है। भाई आज कितनी सेल होनी चाहिए, आज हमने कितनी क्लासें पढ़ानी है, आज क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये आज से जितने भी मामला हैं वो ऑपरेशनल प्लानिंग में आते हैं। और इन बिटवीन आपकी टेक्टिकल प्लानिंग है जो मिडल रेंज होती है। मिडल रेंज से मुराद ये है कि यूजुअली 6 मंथ से 1 साल की आप प्लानिंग करते हैं, और इसके अंदर आप जो जितनी भी स्केड्यूलिंग कर रहे होते हैं, और लेट्स से आपने 6 मंथ के स्केड्यूल बनाए, 1 ईयर के स्केड्यूल बनाए, वो सारा का सारा टेक्टिकल प्लानिंग में आती है। तो स्ट्रेटेजिक इज टॉप लेवल प्लानिंग वेयर यू आर लुकिंग एट ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। उसके बाद टेक्टिकल प्लानिंग है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट को देखते हैं, और फिर ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग है जिसमें आप उस पार्ट के भी एक पार्ट को देखते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर मैं आपको ऐसे देखूं तो जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोकल एकेडमी। तो ग्लोकल एकेडमी को अगले 5 साल में मैं कहाँ पे देखता हूँ, मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है, 5 साल में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, और मैं किस तरह अचीव करना चाहता हूँ। क्वालिटी पे एम्फसाइज करूंगा, एफिशिएंसी पे, व्हाटएवर जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वो सारा का सारा मैंने डिसाइड करना है बीइंग द सीईओ ऑफ द एकेडमी, और वो आ जाएगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कौन कौन से अच्छा इसके अंदर ये भी है कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, किन किन कंट्रीज में ऑपरेट करना है, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, ये सारा का सारा आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आता है। ठीक हो गया। और उसके बाद टेक्टिकल प्लानिंग में क्या होगा जी, अब मेरा एक ऐसा मैनेजर जो क्या कर रहा है, जो सिर्फ ACCA को हैंडल करता है, यानी कि किसी एक डिवीजन को या किसी एक प्रोडक्ट को या CA को हैंडल करता है, या वो किसी एक और दूसरे प्रोडक्ट को हैंडल करता है, या किसी वो एक कंट्री में ऑपरेट करता है, या किसी एक शहर में ऑपरेट करता है, तो वो अपने उस डिवीजन से रिलेटेड जो प्लानिंग करेगा 6 माह से 1 साल की, उसको हम टेक्टिकल लेवल प्लानिंग करेंगे। वो लॉन्ग रेंज नहीं होगी, मिडिल रेंज होंगी, और उसका ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक पार्ट से होगा। और जब उस पार्ट के अंदर भी एक पार्ट, अब लेट्स से ACCA का एक पार्ट है, लेट्स से हमने ACCA में एडमिशंस करने हैं, ठीक है, और हमने CA में एडमिशंस करने हैं, और दूसरा है कि हमने टीचिंग करनी है। तो अगर हम टीचिंग के हवाले से कोई डे टू डे एक्शन लेते हैं, डे टू डे प्लान बनाते हैं, तो वो फिर ऑपरेशनल लेवल में आ जाएगा। एडमिशन के हवाले से कुछ करते हैं तो वो डे टू डे एक्टिविटी में और डे टू डे प्लान में आ जाएगा। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ये पूरी एक हायरार्की है। हाईएस्ट लेवल पे स्ट्रेटेजिक है, लोएस्ट लेवल पे ऑपरेशनल है, और मिडिल लेवल पे टैक्टिकल है। तो इसमें अक्सर MCQs आ जाते हैं जिसमें आपको वो एक्टिविटी बताता है और पूछता है कि ये स्ट्रेटेजिक है, टैक्टिकल है, ऑपरेशनल है। तो आपको थोड़ा सा इस सेंस में होना चाहिए कि किस लेवल पे कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका ड्यूरेशन क्या होता है, प्लानिंग का, एक्टिविटीज किस किस्म की होती हैं, so that you should be able to answer that question. So right now at this stage मैं थोड़ा सा आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा और उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग खुल के बेशक सवाल पूछ लें, टेक्स्ट करते रहे, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो एक सवाल है जी नबील का, इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अच्छा, अब ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर आप को हम जब ये कहते हैं ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं मेनली का। ठीक है, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं मेनली का। द वर्ड इज नॉट ओनली। हम ये नहीं कहना चाह रहे होते कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सारी सी बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन उसका फोकस क्या है, उसका एम्फेसिस क्या है, किसको वो फोकस करती है? तो वो फोकस करती है एक्सटर्नल यूजर्स को। क्यों करती है, उसकी भी एक वजह है। वो हम वजह फिर बहुत तफसील में चले जाएंगे, बट आपका ये जो क्वेश्चन है कि जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू बोथ इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स, ये आल्सो करके ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि इसका मेन फोकस क्या है, तो मेनली हमने इंफॉर्मेशन देनी है, जो इसका एम्फेसिस है वो उनको एंटरटेन करना है। क्योंकि देखें, इंटरनल पार्टीज को तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन होती है। मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं तो मुझे तो फाइनेंशियल्स का पता ही पता है।
तो फिर क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, किसके लिए बनानी है? बाहर वालों के लिए बनानी है ना, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्होंने पता करना है, वो हमारे से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, तो मेनली हम उनके लिए ये अकाउंटिंग करते हैं, इंटरनल पार्टीज के लिए मेनली नहीं करते। जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो उसके उलट है, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम मेनली क्या करते हैं, हम उसमें इंटरनल पार्टीज को मेनली इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्सटर्नल पार्टीज के लिए ये नहीं होती, ठीक है। सो दैट क्लैरिफाइज योर क्वेश्चन। और किसी का क्वेश्चन है जी? अच्छा, यहाँ पे वर्क ऑफ अकाउंट्स मैनेजर लाइज इन टेक्निकल और ऑपरेशनल लेवल, ये क्वेश्चन है हसन का। नाउ इट डिपेंड्स के आपका अकाउंट्स मैनेजर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, उसने that comes under operational level basically, ठीक है। The work of accounts manager lies in operational level. अब ये जो आप जब इस तरह के सवाल पूछते हैं ना हसन, ये थोड़ा सा इस मामले में मैं आपको गाइड कर दूं कि सवाल जितना छोटा होगा उसका जवाब उतना जनरल होगा, राइट? और जितना बड़ा सवाल होगा उसका जवाब उतना स्पेसिफिक होगा। अब ये मामला आगे जाके कॉस्ट में भी आएगा, जिसके अंदर आप मेरे से पूछेंगे कि मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स या वेरिएबल, तो मैं कहूंगा कि वेरिएबल होती है, क्योंकि आपने इतना छोटा सा सवाल पूछा, तो मैं उसको जो एक उसका जनरल आंसर है, जो उसका बाय डिफॉल्ट आंसर है, वो दूंगा। और जब आप सवाल को बहुत ज्यादा खोलेंगे और आप मुझे बताएंगे कि वो वेरिएबल वो मटेरियल की कॉस्ट कैसी है और किस तरह का मटेरियल है और किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और हमने खरीद के रखा हुआ था, नहीं रखा हुआ था, जब आप 4-5 लाइनें बताएंगे तो हो सकता है मैं उस वक्त कह दूं कि वो फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि चीजों को हम बाय नेम डिफरेंशिएट एज सच नहीं कर पाते। हमने इसको रट्टा नहीं मारना कि जी अकाउंट मैनेजर है तो ये लाजमन टेक्निकल में आएगा और लाजमन ऑपरेशन में आएगा। कहीं ना कहीं हमें इसको अंडरस्टैंड भी करना पड़ता है कि उसका जो नेचर ऑफ वर्क है वो क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, सारी चीजों को जज करने के बाद हमें आंसर देना होगा, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैचिंग करनी पड़ेगी। सो इट कैन बी कैटेगराइज्ड इन बोथ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो कॉस्ट में भी वही कॉस्ट फिक्स में भी आ जाती है, वही वेरिएबल में भी आ जाती है। Does that answer your question, Hasan, or you have a further query? फिर हम उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कर रहा था, कहाँ से आगे आया, मैं आपको बता रहा था प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग बताते बताते मैं आ गया प्लानिंग के लेवल्स पे, ताकि वो कवर हो जाए पार्ट। अब सवाल ये है, हम प्लानिंग करते क्यों हैं? हम प्लानिंग करते हैं कंट्रोलिंग के लिए। तो मैनेजमेंट का दूसरा काम क्या है? कंट्रोलिंग। अच्छा, चलें, अब मैं आपको प्लानिंग में ये भी साथ साथ बता दूं कि अगर हमने प्लानिंग करनी है तो हमें चाहिए क्या? हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। प्लानिंग बगैर इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होगी। मिसाल के तौर पे प्लानिंग का जो एक टूल है ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज होता है वो बजटिंग है। बजटिंग इज अ टूल फॉर प्लानिंग। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बजटिंग करते हैं, तो बजटिंग के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए कौन देगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही आएगी और मैनेजमेंट अकाउंटेंट देगा। तो चूंकि मैनेजमेंट ने प्लानिंग करनी है और चूंकि प्लानिंग करने के लिए इनको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? वो इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट्स प्रोवाइड करेंगे, उनका काम है, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे मैनेजर्स प्लान करेंगे। प्लानिंग क्यों करते हैं? कंट्रोलिंग करने के लिए। कंट्रोलिंग क्या होती है? जब आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हो, ठीक है। तो आपने एक प्लान बनाया था, मिसाल के तौर पे आज मैंने प्लान बनाया था कि मैं 1.5 घंटे में ये पढ़ा दूंगा। अब मैंने एक्चुअली क्या किया? 1.5 घंटे में सारा पढ़ा दिया, ज्यादा पढ़ा दिया, कम पढ़ा दिया। तो मेरा जो है वो टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, तो उससे मुझे क्या पता लगेगा? वेरिएंसेस। कि मेरा एक्चुअल प्लान ये था कि मैं 1000 यूनिट बेचूंगा, लेकिन मेरे कितने यूनिट बिके? 800 यूनिट। तो जब मैं एक्चुअल को प्लान से कंपेयर करता हूं तो मुझे पता लगता है कि मैंने 200 यूनिट कम बेचे। अब 200 यूनिट क्यों कम बेचे, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसको हमें फिर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दूसरा काम जो मैनेजमेंट करती है वो कंट्रोलिंग करती है। वो अपने प्लान्स के साथ कॉन्टिन्यूसली एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रही होती है, रिपोर्टें बना रही होती है, और ये रिपोर्टें भी बनाना हमारा काम है। हम बीइंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये रिपोर्ट्स बना के देते हैं मैनेजमेंट को, और वो उसकी बेस पे एक्शंस लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो कंट्रोलिंग इज नथिंग मोर देन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस।
तो मैनेजमेंट ने ये काम भी करना होता है। किस बेस पे करेगी मैनेजमेंट ये काम? इंफॉर्मेशन की बेस पे करेगी, तो हमने उनको रिपोर्ट्स बना के देंगे। क्यों हो रही है कंट्रोलिंग, क्यों हो रही है प्लानिंग? असल में दैट लीड्स टू डिसीजन मेकिंग। तीसरा काम जो मैनेजमेंट करती है वो है डिसीजन मेकिंग। जगह जगह पे प्लान करते हुए, कंट्रोल करते हुए मैनेजर्स को डे टू डे बेसिस पे, मिडिल रेंज बेसिस पे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। जब हमारे पास एक मसले के एक से ज्यादा हल हों, और सबसे बड़ा मसला आप लोगों के लिए इस वक्त है MCQ, ठीक है? CBE में आपका जो वे ऑफ एग्जामिनेशन है MCQ इन इटसेल्फ एक मसला है, एक सवाल है, एक स्टेटमेंट है और उसके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक ठीक है। तो जब आप एक ऑप्शन चूज करते हैं आउट ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम, आप क्या कर रहे होते हैं? फैसला ले रहे होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग, जब आप MCQ के ऑप्शन चूज करते हैं, यू आर मेकिंग अ डिसीजन। और डिसीजन लेते वक्त आप क्या सोच रहे होते हो? आप यही सोच रहे हो कि मेरा फैसला ठीक है। और किस बेस पे सोचते हो कि आपका फैसला ठीक है? इंफॉर्मेशन की बेस पे। आपके सामने जब वो सवाल आता है तो आप उस सवाल से रिलेटेड टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन अपने जहन में लेके आते हो और फिर उसके बाद जवाब देते हो। अगर आपके जहन में गलत इंफॉर्मेशन आई, जवाब गलत होगा। सही इंफॉर्मेशन आई, जवाब ठीक होगा। तो सही फैसला सही इंफॉर्मेशन की बेस पे लिया जाता है। और यहाँ पे भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल है, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैनेजमेंट को वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जिस इंफॉर्मेशन से वो मैनेजमेंट बेहतर प्लानिंग कर सके, बेहतर कंट्रोलिंग कर सके और बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सके। तो यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक स्कोप बन जाता है, ठीक है? अब मैं दोबारा उसी डेफिनेशन पे आ जाता हूँ, और वो डेफिनेशन हमारी क्या थी? द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो इन अ सेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मच ब्रॉडर देन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, अब इसके अंदर एक और लफ्ज आ जाता है, उसको भी समझ लें। देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट देना है हर चीज को, और फिर हमने किट पे जाना है। वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग भी कोई चीज होती है, ठीक है? कॉस्ट अकाउंटिंग भी कोई चीज होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? तो देखें जी, इसको समझाने के लिए ये मैंने दायरा लगाया, ये दायरा आपका है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है? ये आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसके अंदर ये दायरा है, ये है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अक्सर किताबों में जब आप किताबें पढ़ते हैं तो उन किताबों का टाइटल होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या उन किताबों का टाइटल होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और पढ़ा वो क्या रहे होते हैं? शुरू में कॉस्ट पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है? इनफैक्ट अभी आप अपने टाइटल को भी देख लो, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट भी है मैनेजमेंट भी है। यही टाइटल आप देख लो ACCA का, तो वहां लिखा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग भी होगी। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, पार्ट कैसे है? मैंने क्या कहा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करना है? प्लानिंग। तो भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में किस चीज की प्लानिंग होगी? सिर्फ कॉस्ट की, रेवेन्यू की नहीं होगी, प्रॉफिट की नहीं होगी, ठीक है? क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में किस चीज को सिर्फ कंट्रोल करेंगे? कॉस्ट को, ठीक हो गया? फिर क्या करना है? डिसीजंस लेने हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में किस चीज से रिलेटेड में हमने मेजर डिसीजन लेना है? कॉस्ट से रिलेटेड लेना है, एंड वन ऑफ द डिसीजन इज प्राइसिंग एज वेल। तो बेसिकली जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो फर्दर नैरो कर देते हैं और उसको रिड्यूस कर देते हैं कॉस्ट से रिलेटेड, तो वो जब रिड्यूस होता है, नैरो होता है, तो फिर वो बन जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये सब्जेक्ट जितने भी है ना, वो ऐसे ही बनते होते हैं। जब आप उसका स्कोप लिमिटेड कर लेते हो या स्पेशलाइज कर देते हो, तो वो एक स्पेशलाइज अकाउंटिंग बन जाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ताल्लुक होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है कैलकुलेटिंग दी, तो उसका जो फोकस होगा और जो ताल्लुक होगा वो होगा विद कैलकुलेटिंग द कॉस्ट of a product, and that's why
जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करोगे और हम अगले लेसन से कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू कर लेंगे, तो हमारा फोकस क्या होगा, हम प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ही कर रहे होंगे। और कॉस्टिंग के लिए पहले समझेंगे कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट। तो डेफिनेटली आप जैसे ही हमारा फोकस शुरू में कॉस्ट अकाउंटिंग पे होगा, तो हमने प्रोडक्ट कॉस्टिंग के बारे में काम करना शुरू कर देना। और ज्यादातर आपका सिलेबस प्रोडक्ट कॉस्टिंग पे ही है, ठीक है। वो आगे जाके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस आईसीएमए में अगले कोर्स में आता है, ज्यादातर यहाँ पे एम्फेसिस समझ लें कॉस्ट अकाउंटिंग पे ही है। So what we have defined is cost accounting is a subset of management accounting with the focus more on calculating the cost only. इसका जो focus है that is cost only, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि कॉस्ट क्या है। अच्छा, आज मैं कॉस्ट को डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है। आज के लिए मैं कॉस्ट को छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कल का जो हमारा मेजर लेसन है वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन का है। और कॉस्ट क्लासिफिकेशन को समझाने से पहले मैं 1-2 मिनट में आपको कॉस्ट की डेफिनेशन भी बता दूंगा और मेन कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा और उसका और एक्सपेंस का जो डिफरेंस है वो भी बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं कॉस्ट की डेफिनेशन को स्किप कर रहा हूँ। वैसे आप कह रहे होंगे कि ये भी क्या डेफिनेशन होगी, आसान सी तो डेफिनेशन होती है, तो इसमें स्किप करने वाली क्या बात है, बट आई एम deliberately skipping that definition. चले, अब हमने यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझ लिया। अब फाइनली एक छोटे से टेबल के थ्रू जरा इनके फर्क को भी समझ लेते हैं, ताकि जब कभी हमारे से कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसके अंदर इनके डिफरेंसेस पे कोई एमसीक्यू बना हुआ हो, तो वी शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा टेबल बनाता हूं और उसमें हम इस टेबल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। बल्कि चले, हम यहाँ से, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं कैप्लन की किताब से जाके आपको कुछ ना कुछ बातें आप समझा देता हूँ। So what I'm going to do now is I'm going to that resource जो मैंने आपको कहा था, और हम क्विकली जरा इस रिसोर्स को गो थ्रू करते हैं कि इसके अंदर क्या है। और आपने इसको बहरहाल, मैं क्विकली करा रहा हूं, आपने इसको स्लोली पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। पहली चीज, ये स्टार्ट करें डेटा और इंफॉर्मेशन से। मुझे बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जो रॉ फैक्ट्स फिगर्स होते हैं उसको डेटा कहते हैं, और जब उस डेटा को प्रोसेस कर देते हो और इस तरीके से प्रोसेस करते हो कि वो मीनिंगफुल हो जाता है, और किसके लिए मीनिंगफुल हो जाता है, रेसिपिएंट के लिए, जिसको वो दिया जा रहा है। तो जब डाटा प्रोसेस होके मीनिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देख लो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डाटा ही डाटा, डेली ट्रांजैक्शन हो रही है, इतनी सेल, इतनी परचेज, इतनी सेल, इतनी परचेज, इतने रिसीवेबल, इतने पेएबल। तो उस सारे डाटे को, 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस को अगर हम किसी को दे दें तो उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन जब हम उस डाटे को प्रोसेस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, भाई इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना लेना है, इतना देना है, इतने एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज हैं, वो समझ आ जाती है शेयर होल्डर्स को और स्टेक होल्डर्स को। तो डाटा और इंफॉर्मेशन, ये एक छोटा सा इसके अंदर फर्क है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स डाटा, प्रोसेस डाटा इज इंफॉर्मेशन। और ये मैं आपको शुरू में भी आइडिया दे रहा था, ठीक है। जरा क्विकली आपसे एक इनपुट ले लेते हैं ताकि साथ के साथ आपकी भी इनपुट हो जाए। आपके सामने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है। इनमें से डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन कौन सा है? ABCD आपसे डिसीजन मेकिंग करवाते हैं। सो व्हाट डू यू से? तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से सही ऑप्शन कौन सी है जो डाटा और इंफॉर्मेशन के फर्क को बता रही है? अभी मैंने समझाया, तो अभी आपके लिए पिक करना आसान होगा जी। So everybody picked it right. The answer is C. Information result from sorting and analyzing data. They are not same. ये भी कोई फर्क नहीं है, ये भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। And process data is information. तो you see किस तरीके से एक छोटे से टॉपिक से एक MCQ बना लिया जाता है। इसलिए किताब को पढ़ना और हर चीज को एक दफा पढ़ लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। और मेरी कोशिश ये होती है, मेरे जो स्टूडेंट SNM के, MA के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं कोई चीज नहीं छोड़ता, ना स्टूडेंट को कहता हूँ वो छोड़े। एक दफा बस चीजों को देख लें, मोटी मोटी बात जहन में बिठा लें और फिर क्वेश्चन करना शुरू कर लें। एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन।
एक अच्छी इंफॉर्मेशन के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यूज में। तो इसके लिए एक निमोनिक है और उस निमोनिक को कहते हैं एक्यूरेट। निमोनिक होता है शॉर्ट, एक वर्ड बना लिया जाता है हेडिंग्स के पहले पहले कैरेक्टर से। तो इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट नहीं होगी तो इसका मतलब है हम उससे सही फैसला नहीं ले सकेंगे। कंप्लीट होनी चाहिए, हर तरह की इंफॉर्मेशन हम दें, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ये ना हो कि हम सिर्फ एक पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दूसरा पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हम हाइड कर रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन लेने की जो कॉस्ट है वो उसके बेनिफिट से कम होनी चाहिए। अगर एक इंफॉर्मेशन का बेनिफिट 1000 रुपए का है और उस इंफॉर्मेशन को लेने की कॉस्ट 1200 रुपए है, तो बेनिफिट से ज्यादा तो कॉस्ट है, तो उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है, वो अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं कहलाएगी। सो इंफॉर्मेशन कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट लिखा हुआ है दैट इज अंडरस्टैंडेबल, इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अभी हमने ये बात की भाई मीनिंगफुल होगी, समझ में आएगी, अंडरस्टैंडेबल होगी, तो उसकी बेस पे फैसला लिया जाएगा ना। और फिर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपने तैयारी करनी है फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, मैं आपको जोरों शोर से पढ़ाना शुरू हो जाऊं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपने पेपर एफसीएमए का देना है, मैं आपको 5 पेपर एमए के कराना शुरू हो जाऊं, होगी तो वो भी इंफॉर्मेशन, समझा तो मैं वो भी रहूंगा। वो चीजें मीनिंगफुल भी शायद हों, लेकिन मीनिंगफुल आपके लिए ना हो और आपके लिए रेलेवेंट ही ना हो, क्योंकि उसकी बेस पे तो आपने पास नहीं होना। तो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, जो डिसीजन मेकर ने डिसीजन लेना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप उसे प्रोवाइड करें, तब उसके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, वरना उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं है। इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए, आसानी से लोग उसको एक्सेस कर सकें, रिपोर्ट की फॉर्म में, ईमेल की फॉर्म में, वेबसाइट की फॉर्म में। तो जितनी एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन होगी, आसानी से लोग उसको पढ़ लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, उतनी इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी। फाइनली टाइमली वक्त पे मिले इन्फॉर्मेशन तो बेहतर होगी। एक इन्फॉर्मेशन चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर वो वक्त से देर से मिलती है तो उसका कोई फायदा नहीं, वक्त गुजर चुका होता है। एंड फाइनली इजी टू यूज। तो ये आपने कुछ वर्ड्स अपने जहन में बिठा लेने हैं, ठीक है, एक्यूरेट के निमोनिक से। और कल अगर आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, तो उसके अंदर मैं लिख दूं कोई ऐसा वर्ड कि वो सस्टेनेबल हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई ऐसा वर्ड हमने किताब में से नहीं पढ़ा था, ठीक है। और कौन से वर्ड्स पढ़े थे, एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट का एक निमोनिक है वो पढ़ा था। तो चीजों को जरा एक दफा पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। अब मकसद यही था आपका इस सारी एक्सरसाइज का कि हम एक दफा गो थ्रू कर लें, चैप्टर में से भी गो थ्रू कर लें। अब ये प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूं, अब जस्ट मैं टिक करता हुआ गुजर जाऊंगा कि मैनेजरियल प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग, प्लानिंग क्या होती है बताया हुआ है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है बताया हुआ है, एक दफा पढ़ लीजिएगा। और अल्टीमेटली फिर कंट्रोल। तो 3 जो मैनेजमेंट के जो टास्क हैं, फंक्शंस हैं, वो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसमें क्या होता है वो भी लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये भी चीज मैं सॉर्ट ऑफ आपको एम्फोसाइज कर रहा था कि अकाउंटिंग को आप एज अ सिस्टम ही लें, जिसमें इनपुट डाली जाती है और वो सिस्टम आउटपुट दे देता है, और सिस्टम का एक प्रोसेस है। तो हर चीज को आप प्रोसेस की फॉर्म में देख सकते हैं। तो मैनेजरियल प्रोसेस भी एक प्रोसेस की फॉर्म है, ठीक है जी। अब देखें, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। तो आपने मेरे साथ साथ सोचना है, बताना मुझे नहीं है, टिक मैं लगाऊंगा। बस आपने इसको कंफर्म करना है दैट जो आपने सोचा और जहां मैं टिक लगा रहा हूं वो ठीक है। तो सबसे पहली बात है जी, प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल बजट फॉर अ कॉस्ट सेंटर। अगर आप बजट बना रहे हैं किसी कॉस्ट सेंटर के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग या डिसीजन मेकिंग? तो इसका आंसर है प्लानिंग, ठीक है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। रिवाइज बजट्स फॉर नेक्स्ट पीरियड फॉर अ कॉस्ट सेंटर। अगर आप बजट्स को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप बजट्स को रिवाइज कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं, फॉर द नेक्स्ट पीरियड। तो अगर आप बजट्स को रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज करने की नौबत क्यों आई? रिवाइज करने की नौबत इसलिए आई कि पिछले बजट्स में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, आपने एक्चुअल कंपेयर किया होगा, तो ये कंट्रोलिंग में भी आता है और ये आपका डिसीजन भी है कि आपने बजट रिवाइज करना है। और वैसे अगर इसको बहुत जनरल सेंस में सोचा जाए तो ये प्लानिंग भी है, ठीक है। तो ये ईदर और की बजाय तीनों में टिक हो सकता है। इम्प्लीमेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। यहाँ पे डिसीजंस का वर्ड आ गया, तो ये बेसिकली जब आप डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग में ही आता है। सेट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फॉर नेक्स्ट पीरियड, ये तो क्लियरली प्लानिंग की बात है। कंपेयर एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर द पीरियड, ये क्लियरली कंट्रोलिंग की बात है। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट प्लानिंग में फॉल करती है, कौन सी कंट्रोलिंग में फॉल करती है, कौन सी डिसीजन मेकिंग में फॉल करती है और कौन सी तीनों में फॉल करती है। आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर मिशन स्टेटमेंट की बात कर रहा है, काटा।
आपने यहाँ से बिल्कुल नहीं पढ़ना मिशन स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। इसको यहाँ से स्किप करें, स्किप करें, स्किप करें। और उसके बाद जो चीज़ आप यहाँ से पढ़िएगा, बल्कि मैंने आपको पढ़ा दी है, वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म होल ऑर्गेनाइजेशन टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है, मीडियम टर्म मिडिल मैनेजर्स, और ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होती है, डे टू डे डिसीजंस। ये आपको बता दिया मैंने। और मैंने बताया था ये हायरार्की है, इसके टॉप लेवल पे जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, बॉटम लेवल पे ऑपरेशनल प्लानिंग है, ये डे टू डे है, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। राइट जी, ये भी आपको बता दिया। इसमें कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स के साथ भी बातें बताई हुई हैं। और कॉस्ट सेंटर्स पे हमने कल बात करनी है, आज मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। कॉस्ट की डेफिनेशन भी मैंने स्किप की, तो इस चैप्टर में से बेशक आप कॉस्ट सेंटर्स को ना पढ़िएगा, यू कैन स्किप दैट। मैं फाइनली जिस स्लाइड पे आना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद करेंगे हम प्रैक्टिस, ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने आपको आज रिफ्रेश करानी थी, और उसके बाद हम 2 किट से प्रैक्टिस करेंगे। तो अब एक जो फाइनल चीज है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत कॉस्ट के बारे में बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बता दिया। और जो अब जो स्लाइड जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा था, जिससे अच्छे खासे एमसीक्यूज बन जाते हैं, वो है ये। अब मैं ये यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसी की खातिर मैं इस चैप्टर पे आया था, और मैंने आपको फिर भी इस चैप्टर का एक क्विक सर्वे जो है वो करवा दिया। तो सबसे पहले फर्क में ये समझो, और फिर वही वाला सवाल एक स्टूडेंट ने भी पूछा था कि क्या ये उसके लिए भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली, अब यहाँ पे वर्ड यूज है मेनली, किसके लिए होती है, इंटरनल यूज के लिए होती है। तो अगर मैं इसको ओनली का वर्ड लगा दूं तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। यानी कि अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए होती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन फोकस है वो किसके लिए मेनली बनी है, वो इंटरनल यूजर्स के लिए बनी है, तो फिर ये स्टेटमेंट ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन यूजर कौन है, एक्सटर्नल यूजर। तो पहले तो आप इन टर्म्स ऑफ यूजर्स क्लियर करें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक टर्म यूज करता हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो घर की अकाउंटिंग है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बाहर की अकाउंटिंग है, बाहर वालों के लिए, घर वालों के लिए और बाहर वालों के लिए। अच्छा, अब इसी अगर आप इस पॉइंट को समझ जाएं कि घर वालों के लिए ये अकाउंटिंग है और वो बाहर वालों के लिए अकाउंटिंग है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको वैसे ही समझ आ जाते हैं। पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, क्यों है ये अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए है कि हमने असिस्ट करना है मैनेजर्स को प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में और डिसीजन मेकिंग करने में। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद ये है कि हमने जो बाहर वाले हैं उनको उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करना है, और उनकी डिसीजन मेकिंग तब हेल्प आउट होगी जब उनको हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे जरा बाहर वाले से मुराद मेनली शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स हैं, जो पैसा लगाते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं, उधार पे गुड्स देते हैं, लोन देते हैं। और ये चूंकि मेनली कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं, फाइनेंसेस प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए ये मेनली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड हैं। और जब ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड है तो उनको हमारा बताना फर्ज है, और ये काम हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं, और इससे अल्टीमेटली उनकी बाहर वालों की सेटिस्फैक्शन होती है और वो मजीद पैसा लगाते हैं। सो दैट इज अल्टीमेट पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लीगल रिक्वायरमेंट्स, देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर मैनेजमेंट अकाउंट्स। देखिए मैंने टर्म यूज की थी घर की अकाउंटिंग, तो घर के फैसले घर में ही होंगे, और घर के फैसलों के मुतालिक बाहर वालों को बताना हमारा कोई फर्ज नहीं है कि भाई हमने ये रिश्ता कैसे किया, हमने ये स्कूल कैसे चूज किया, हमने अपने बच्चे को ये क्यों कराया, दिस एंड दैट। तो घर के जो डिसीजंस हैं वो आपको उसका सारा प्रोसेस, या आपका जो मंथली बजट है वो आप बाहर वालों को या हमसायों को नहीं दिखाते फिरते। तो घर के डिसीजंस हैं वो अल्टीमेटली देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट, नोबडी वुड से कि आपने ये सारी चीजें बनानी है। बट चूंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेन फोकस जो है वो बाहर वाला है, और उसने चूंकि पैसा लगाया हुआ है और वो बिजनेस नहीं चला रहा, बिजनेस कोई और चला रहा है, तो अब यहाँ पे लॉ इन्वॉल्व हो जाता है। और लॉ ये कहता है भाई उसको लाजमी तौर पे इन्फॉर्म रखो और उसको बताओ कि उसका पैसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, और तुम्हारे पे कंपल्शन है कि तुमने ये बनाना है, खासतौर पर लिमिटेड कंपनीज में जहाँ पे बाय लॉ हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स लाजमी बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ से वही जो मैंने आपको बात की थी घर वाली और बाहर वाली, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी। अब इसी तरीके से फॉर्मेट्स हैं। अब अगेन अगर आप घर वाली और बाहर वाली बात को ज़हन में रखें, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहली बात है बनाना फर्ज नहीं है। दूसरी बात ये है कि किस फॉर्मेट में आपने मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाने हैं, प्लानिंग किस फॉर्मेट में करनी है, टाइम टेबल किस फॉर्मेट में बनाना है, बजट किस फॉर्मेट में बनाना है। अब इस पे भी कोई रोक टोक नहीं है, भाई आप जैसे चाहे बना लें, एक पेज पे जो मर्जी कॉलम बनाना चाहे बना लें।
तो फॉर्मेट्स नहीं है, अलबत्ता बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। यानी कि हम जब आपको पढ़ा रहे होते हैं तो हम ये जरूर बता रहे होते हैं कि अगर ये काम करना है तो बेहतर तरीका ये है। लेकिन जिस तरह होता है ना लेजर, कि भाई ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड डेबिट होगी, लेफ्ट साइड क्रेडिट होगी, सॉरी लेफ्ट साइड डेबिट होगी, राइट साइड क्रेडिट होगी। अब ये फॉर्मेट बता दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब दुनिया का कोई अकाउंटेंट इस फॉर्मेट से नहीं हट सकता, ठीक है। और आपको बताया इनकम स्टेटमेंट ऐसे बननी है, कोई नहीं हट सकता। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैंने आपको पढ़ाया बजट ऐसे बनाते हैं, आपने किसी और तरीके से बना लिया, सो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि घर की अकाउंटिंग है, हम जैसे मर्जी करें। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तमाम फॉर्मेट्स और तमाम चीजें जो है वो स्टैंडर्ड्स बताते हैं, लॉ बताता है, हम इससे डिविएट नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर वाले को हमने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और फिर नेचुरल इन्फॉर्मेशन में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों है, हम ये बात पहले कर चुके हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। टाइम पीरियड के लिहाज से देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल होती है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो समझें कि आप हिस्टोरियन हैं, आप एक मौर्रिख हैं। तो जिस तरह एक मौर्रिख लिखता है, एक तारीख लिखता है कि इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, तो आप भी तारीख ही लिख रहे होते हैं। आप बताते हैं 1 जनवरी को ये परचेज हुआ, 2 जनवरी को ये हुआ, 3 जनवरी को किराया दिया। तो आप हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हो इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे मैं बता रहा था इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप ये बताते हो भाई अगले साल कितनी सेल होगी, अगले साल कितनी परचेज होगी, आप बजट बना रहे हो ना, और बजट तो अगले साल का होगा। तो इसको मैं अक्सर कहता होता हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के पास इल्म नजूम होता है, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो हैं वो थोड़े से नजूमी टाइप होते हैं, और वो आपको अगले साल का हाल अहवाल बता देते होते हैं, और अगले 5 साल का हाल अहवाल भी बता देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बजट्स। तो थोड़ा सा हम टाइम होराइजन के हिसाब से भी देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, हिस्टोरिकल नहीं होते। एंड दैट्स व्हाई कहा जाता है कि इनकी ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि जो आपको फ्यूचर के बारे में बताए आप उसको ज्यादा पे करते हैं। एनीवेज, ये एक डिबेट है जिसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। और ये अब हमारा जो एक बेसिक सा सेशन था, जिसको जिसकी बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं, वो जो है हमने कर लिया। अच्छा, मैं सेशन क्लोज करने से पहले एक तो आपको सवाल पूछने का मौका भी देता हूँ, और जरा ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है हसन ने कुछ इस तरह का थोड़ा बहुत सवाल पूछा था। तो अब ये शायद जो है वो, अब मैं वो बात ज्यादा बेहतर समझा सकूं जो मैं हसन को उस वक्त समझाना चाह रहा था, क्योंकि बात का स्टूडेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि टीचर किस डेप्थ में बात बता रहा है। तो अब जरा आप सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज कम्युनिकेटेड अ डिटेल्ड बजट टू इंश्योर कॉस्ट सेविंग टारगेट्स आर अचीव्ड इन द forthcoming पीरियड। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज कम्युनिकेटेड अ डिटेल्ड बजट। क्या बजट है जी? डिटेल्ड बजट है, टू इंश्योर कि जो कॉस्ट सेविंग टारगेट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं इन द forthcoming पीरियड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? अब ये आपसे सवाल है। अच्छा जी, अब जवाब जो है हसन का आ गया, और थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ही इज इन टू माइंड्स के शायद ये है, शायद ये नहीं है। मुझे जरा बाकी लोग भी जवाब दे दें, फिर मैं उसके बाद इसको बताता हूँ, और मैं वो पॉइंट भी बताता हूँ जो जो पॉइंट मैं उस वक्त आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। जी, अदर्स, आयशा, हमना, माहम, नबील, आई नीड आंसर्स फॉर दैट। ट्राई करें ना, इसी तरह आप बताना शुरू होते हैं। अच्छा, अब स्ट्रेटेजिक की आपने बात की, टेक्निकल का भी जवाब आ गया मेरे पास, किसी ने मुझे ए भी बता दिया। अब देखें यहाँ पे मुझे तमाम रेंज ऑफ आंसर्स मिल गए हैं, ऑपरेशनल का भी मिल गया है आंसर, स्ट्रेटेजिक का भी, टेक्निकल का भी। अब इसका जो सही आंसर है वो है टेक्टिकल। ठीक है, सो दिस इज टेक्टिकल। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये जो कॉस्ट सेविंग के टारगेट्स हैं ये किसने दिए होंगे? किसने कहा होगा भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो कॉस्ट, हमारी जो स्ट्रेटजी है या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉस्ट सेव करना है? ये तो भाई ऊपर से ऑर्डर आया होगा, ठीक है। क्योंकि जो ऊपर वाले हैं वो इस किस्म के ऑर्डर देते हैं कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ लेके जाना है, और हमने ये जो है वो कॉस्ट सेविंग्स करनी है। अच्छा, अब कॉस्ट सेविंग्स के जो टारगेट्स हैं उसको जरा तफसील से कौन समझाएगा? और वो भी फोर्थ कमिंग पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। फोर्थ कमिंग पीरियड का मतलब है 3 माह, 6 माह, साल। और ये कौन समझा रहा है? ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट समझा रहा है, बजट बना के। बजट साल का होगा, 6 महीने का होगा, 3 महीने का होगा।
तो ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट कम्युनिकेट कर रहा है, दैट कम्स इनटू टेक्निकल प्लानिंग। अगर ये डे टू डे होती तो पीरियड ना होता, बल्कि आज क्या करना है, आज कितनी चीजें खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, तो दैट्स व्हाई। तो यही पॉइंट मैं आपको उस वक्त बताना चाह रहा था जब मुझे हसन ने सवाल पूछा कि क्या होगा, तो मैंने उसको कह दिया कि अगर आप मेरे से सिंगल आंसर लेंगे बगैर इन्फॉर्मेशन दिए तो मैं उसको ऑपरेशनल कह दूंगा, अकाउंट्स मैनेजर, और अगर उसका रोल इस तरीके से है कि वो टेक्निकल लेवल प्लानिंग में इन्वॉल्व है तो मैं उसको टेक्निकल कह दूंगा। तो यहाँ पे son, you got it right, technical because he has communicated to someone and that must be management is अच्छा नहीं, हाँ आपने थोड़ा सा डिफरेंट वे में किया है, मैं इससे थोड़ा सा एग्री नहीं करूंगा। मैंने जिस तरह आपको समझाया कि कॉस्ट सेविंग टारगेट्स हैं वो टॉप मैनेजमेंट ने सेट किए होंगे, उसको फिर बजट्स की फॉर्म में ट्रांसलेट किया है मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने, और एक पीरियड का बजट बनाया है, और ये पीरियड बड़ा लॉन्ग टर्म नहीं होगा, ये ऑब्वियसली 6 to 1 month का 6 months to 1 year का ये पीरियड होगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज टेक्निकल प्लानिंग। ठीक है, ऑपरेशनल होता तो डे टू डे होता, और स्ट्रेटेजिक होता तो लॉन्ग टर्म होता। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल या उससे ज्यादा। ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को हम देखने जा रहे होते हैं। ठीक है, देखें आयशा, आपने भी ठीक कहा कि हमें पीरियड का तो नहीं पता। अब आप क्या समझती हैं कि उसने बजट बना दिया होगा 5 साल का या 10 साल का, या तो आप फिर ये समझना शुरू हो गई हैं कि एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने सीधा ही जो है वो कॉस्ट सेविंग टारगेट्स का कोई 10 साल का बजट या 5 साल का बजट बना दिया। बजट नॉर्मली 1 साल के बनते हैं, और अगर आप ये ज्यूम कर रही हैं कि वो बहुत ही ज्यादा सालों के हैं तब भी स्ट्रेटेजिक नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन इटसेल्फ इज नॉट सी लेवल मैनेजमेंट। ये कोई टॉप मैनेजमेंट में नहीं आता होता मैनेजमेंट अकाउंटेंट। टॉप मैनेजमेंट में आपका डेफिनेटली जो है वो सीईओ वगैरह आते हैं, अनलेस एंड अंटिल दिस इज अ सीएफओ। अब यहाँ पे आप ज्यूम करें कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएफओ है, पर बहुत सारी assumptions चलती हैं, इसलिए हमने चीजों को सोच समझ के इसको एक जगह पे प्लेस करना है। सो दैट्स क्लियरली इज नॉट स्ट्रेटेजिक, दैट क्लियरली इज नॉट ऑपरेशनल। डे टू डे की तो बात ही नहीं हो रही, और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन की भी बात नहीं हो रही, और टॉप मैनेजमेंट की भी बात नहीं हो रही। और वैसे ही मैंने आपको बताया कि कॉस्ट सेविंग टारगेट्स हैं वो टॉप मैनेजमेंट सेट करती है, उसको फिर ट्रांसलेट किया इनटू डिटेल बजट बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने किया है। ठीक है जी, तो फाइनली लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, इस पे हम बात क्वेश्चन से कर लेंगे मेरे ख्याल में। नाउ दिस इज द टाइम, कोई अगर सवाल है किसी का तो वो जरा पूछ ले, और उसके बाद आई विल टेक अ ब्रेक। 5 से 6 मिनट की ब्रेक लेता हूँ मैं। 8:30 पे मैं दोबारा रिज्वाइन करूंगा। आज सेशन चूंकि इंटरप्ट हुआ शुरू में ज्वाइन करने की वजह से, तो मैं अब आधे घंटे का सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन आपके साथ करूंगा, कुछ एमसीक्यूज से रिलेटेड, और देन दिस क्लास विल बी ओवर। थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो हमने करनी थी वो कर लिया। अगर कोई क्विक क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ ले, अगर माइक ऑन करके पूछना चाहते हैं तब भी पूछ लें। कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो वे ऑफ टीचिंग और सारा कुछ होता है ये बड़ा अडेप्टेबल होता है। तो इफ यू हैव सर्टेन सजेशन, कुछ लोग कहते हैं सर थ्योरी काम कर रहे हैं, ये तो बस हमें आती ही है, आप सीधा क्वेश्चन करा दिया करें। कुछ कहते हैं नहीं पहले ये करा। स्टाइल ओके टू यू एंड यू आर विद मी, यू थिंक इट इज ओके, इट्स गोना वर्क, या आप समझते हैं कि नहीं बस एमसीक्यूज पे ज्यादा एम्फसाइज करें। गो के हमने करना है, डेफिनेटली करना है। सो एनी कमेंट फ्रॉम योर साइड? क्विक प्रैक्टिस सेशन नाउ। इस पर राइट नाउ जो मैं रिसोर्स यूज कर रहा हूँ इस लाइव सेशन में प्रैक्टिस के लिए, वो ACCA का भी रिसोर्स है और BPP का भी, दोनों के जो प्रैक्टिस किट्स हैं। मैं अभी क्लास के बाद आपसे दोनों शेयर कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स, और अपलोड भी कर दूंगा। और इसके अलावा जो मैं पोर्टल पे डालूंगा वो इसके अलावा क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये तो अब मैं लाइव कुछ 15-20 MCQs कोशिश करता हूँ आपको कराने की। उसके अलावा बच्चे से 30 MCQs मैं पोर्टल पे भी डालूंगा, जो कि इसके अलावा किसी और रिसोर्स से होंगे, और इस रिसोर्स से भी एक आधा क्वेश्चन में जस्ट देखने के लिए कि आप रिटेंशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इससे भी हो सकता है। सो हैव अ लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली रेलेवेंट नहीं होंगे, रेलेवेंसी हमें देखनी पड़ेगी साथ साथ, क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट सिलेबस आउटलाइंस होती हैं। So have a look at first question. Which of the following statements are correct? Strategic information is mainly used by senior management in an organization. बिल्कुल ठीक statement है। Productivity measurements are example of tactical information. यहाँ पे आप
थोड़े से कंफ्यूज होंगे, ठीक है। कंफ्यूज इसलिए होंगे कि अगर ये प्रोडक्टिविटी टारगेट्स होते हैं ना, प्रोडक्टिविटी टारगेट्स और टारगेट्स से भी, हाँ टारगेट्स क्या है, मिसाल के तौर पे एक जो हाईएस्ट लेवल मैनेजर है वो ये तय कर सकता है कि हमने लॉन्ग रन में अगले 10 सालों में 5 सालों में ज्यादा प्रोडक्टिव होना है, ज्यादा एफिशिएंट होना है, ज्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड होना है, तो वो क्या करेगा, वो जनरल लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करेगा। लेकिन उसको शॉर्ट टर्म में ट्रांसलेट करना किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम है। और वो क्या करेंगे, वो उन टारगेट्स से रिलेटेड कोई केपीआईज बनाएंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाएंगे, मेजरमेंट्स बनाएंगे, क्वालिटी की मेजरमेंट्स हो सकती हैं, प्रोडक्टिविटी की मेजरमेंट्स हो सकती हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं टैक्टिकल इंफॉर्मेशन की। तो ये बात ठीक है, राइट। सो जब भी आपको कभी आए ना मेजरमेंट, क्वालिटी की मेजरमेंट, प्रोडक्टिविटी की मेजरमेंट, इसका केपीआई, दिस एंड दैट, लाइक अगर हमने टारगेट रखा हुआ है कि आरओआई 15% से बढ़ाना है, उसके बाद आता है जी प्राइस का हमने ये जो है वो उस आरओआई को अचीव करने के लिए हमने प्राइस की ये मेजरमेंट सेट की है और प्राइसिंग इतनी होनी चाहिए, चाहे वो टारगेट की फॉर्म में हो, तो वो टैक्टिकल होगा। टैक्टिकल थोड़ा सा पिक करना मुश्किल होता है। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली बाय, वैसे ही वो चीज टैक्टिकल मिडिल में है, मिडिल में जो चीजें होती हैं उनको वैसे पिक करना मसला होता है। मेरे ख्याल में आप ये बात सुन के समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली बाय इट्स मेन यूजर्स, ठीक है। यस, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन जो वो फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड होती है बाय इट्स मेन यूजर्स। मेन यूजर्स कौन होंगे, जो डे टू डे बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको बार बार ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है। सो इसको देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। और ऐसे क्वेश्चन ना बड़े हार्ड होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें एक सिंपल स्टेटमेंट एबीसीडी में नहीं पूछी गई, बल्कि 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें से कॉम्बिनेशंस आपको सेलेक्ट करने हैं। एक छोटी सी भी गलती होगी, मिसाल के तौर पे अगर आप इसको काटा लगा देते तो फिर आपका आंसर 1 और 3 होता, और वो भी यहाँ पे मौजूद था, और वो आप इजीली डिस्गाइज होते और आप समझते कि मैंने ठीक किया, राइट। कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आ रहा हो, पोस्ट करते रहिएगा, मैं इन दी एंड देख के जवाब दे दूंगा, क्योंकि हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना। मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, आप चीजों को दोबारा भी सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि ये जरा कॉस्ट सेंटर रेवेन्यू सेंटर से, वो आज हमने टच नहीं किया, जब हम टच करेंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जरूर बात करते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सवाल क्या पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट। अब ये भी ख्याल रखा करें कि सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है, करेक्ट या नॉट करेक्ट। तो ए को देखें जी, कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी यूज्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स इफ वी चूज 3। एक मिनट, अभी चूंकि कमेंट आया मुझे एकदम देखना पड़ेगा। इफ वी चूज 3 इज व्हाट, 3 इज 2 and 3 ओनली, तो वो भी गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। इफ यू चूज सी, पता नहीं आपने 3 लिखा है, मुझे समझ नहीं आया 3 मीन सी और व्हाट। Which of the following is not correct? Cost accounting can be used for inventory valuation to meet the requirements of internal reporting only. अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक थी कि cost accounting को हम inventory valuation के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम cost accounting को सिर्फ यूज करें? अच्छा जी, ये भी जरा ना एक ट्रिक ज़हन में रख लें कि ये जो ओनली वाले MCQs होते हैं ना, ये अक्सर जो हैं वो करेक्ट नहीं होते, ठीक है। ये अक्सर फॉल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। अक्सर जिस वर्ड के, जिस स्टेटमेंट के साथ ओनली लग जाता है, क्योंकि वो उसको कहना चाह रहा है कि बस सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको पता है पॉसिबिलिटीज एंडलेस होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला सवाल, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो रही हो ना कि ये ठीक है या गलत है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप इसको गलत समझें। इस स्टेटमेंट को आप, अगर कंफ्यूजन हो रही तो गलत समझें। बात यह है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम सिर्फ इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम जो है वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि देखें, जब तक हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं निकालेंगे तब तक हमारी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनेगी। इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है, कॉस्टिंग होती है, इन्वेंट्रीज की वैल्यूज होती हैं, तो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। सो दैट इज ए राइट आंसर। आंसर राइट है क्योंकि ये नॉट करेक्ट है, यही उसने पूछा था। बाकी स्टेटमेंट्स आप पढ़ लें। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। रूटीन इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन डिसीजन, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पसेस, बिल्कुल ठीक है। ये वही वाली बात है जो भी हसन ने उस वक्त पूछी थी, कैन बी यूज्ड। देखें जब वर्ड है ना कैन बी यूज्ड,
तो कैन बी तो हो सकता है ना, और यहाँ पे भी वर्ड है कैन बी यूज। अब अगर कोई मेरे से ये पूछे कि रूटीन इन्फॉर्मेशन ज्यादा किधर इस्तेमाल होती है, तो मैं कहूंगा शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में नहीं। और अगर कोई मेरे से पूछे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली किसके लिए है, तो मैं कहूंगा भाई एक्सटर्नल के लिए, इंटरनल के लिए नहीं। तो अगर यहाँ पे मेनली के वर्ड होते तो ये स्टेटमेंट गलत होती, लेकिन लिखा हुआ कैन बी, कैन बी, और जहां पे ओनली का वर्ड आया वो फॉल्स होगी। तो थोड़ा सा ना अपनी एक डेवलप करो, एक स्किल डेवलप करो एक एमसीक्यू को रिस्पॉन्ड करने का। बड़े बारीक फर्क होते हैं, और स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, स्टूडेंट रट्टा मार रहा होता है कि सर ने कहा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल के लिए होती है, तो जब उसने ये पूछा कि इंटरनल के लिए हो सकती है, तो वो कहता है सर ने तो कहा था एक्सटर्नल के लिए होती है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैंने क्या कहा था, मेनली कहा था या कैन भी कहा था, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो ओके, अब इसकी मैं मिसाल वैसे मेरे जहन में आ रही थी, मैं साथ साथ दे देता हूँ। अच्छा चले रहने दें, लंबा हो जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ऑब्जेक्टिव है ज्यादा क्वेश्चंस करना। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। पहली स्टेटमेंट है फाइनेंशियल अकाउंट्स आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। बिल्कुल ठीक बात है, हमने कहा था कि फाइनेंशियल अकाउंट्स आर यूज्ड फॉर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। गलत हो गया, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है, नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये भी ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 and 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन इज बी। So this is how you're going to answer these questions. Which of the following is correct? आप पूछा गया कि करेक्ट कौन सा है। Qualitative data is generally non-numerical information. अच्छा, अब क्वालिटेटिव डेटा हमने वैसे कुछ जिक्र नहीं किया था, क्वालिटेटिव डेटा का हमने फाइनेंशियल का किया था, नॉन फाइनेंशियल का किया था। लेकिन नॉन फाइनेंशियल जो है उसमें हमने क्या कहा था कि क्वालिटी है, मोरल है, एफिशिएंसी है, कौन पढ़ा रहा है, कितने अरसे से पढ़ा रहा है, क्वालिफिकेशन क्या है। अब अगर आप इस डेटे को एनालाइज करो तो ये क्वांटिटेटिव सेंस में कम होता है और क्वालिटेटिव सेंस में ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा एक शख्स का, तो ज्यादा एक्सपीरियंस होना इज नॉट अ क्वांटिटेटिव थिंग। हाँ, अगर आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 साल इज अ क्वांटिटेटिव थिंग। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि वो नंबर्स में नहीं है, वो आप फिर फिगर्स, सॉरी न्यूमेरिक फॉर्म में आप उसको एक्सप्लेन करते हो। तो क्वालिटेटिव डेटा इज जनरली नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। तो ये बात अब बहरहाल ठीक आ गई, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो न्यूमेरिकल होता है, और क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो जनरली नॉन न्यूमेरिकल होता है। उसके बाद अच्छा, अब अप्रोच ये होती है कि आपने एक सवाल को ठीक अगर समझ लिया है कि ये ऑप्शन करेक्ट है, तो आपने दूसरों को एक्सक्लूड भी करना होता है। आपने ये मेक श्योर करना है कि दूसरी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट भी हैं। तो दूसरी ऑप्शन में बी है, इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। क्यों जी, हम इंटरनल सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि इंफॉर्मेशन बाहर से मिले हमें। तीसरा है जी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन गिव डिटेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान्स। हमने तो कहा था ऑपरेशनल जो है वो डे टू डे होता है, शॉर्ट टर्म भी नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा हुआ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म तो स्ट्रेटेजिक होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। क्वांटिटेटिव डेटा इज ऑलवेज एक्यूरेट, कोई जरूरी बात नहीं है कि क्वांटिटेटिव डेटा लाजमी एक्यूरेट हो। इतना कंपनियों में फ्रॉड्स होते हैं, दो नंबरियां होती हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, डूब जाती हैं। तो ये किसने कहा कि क्वांटिटेटिव डेटा जो है हमेशा एक्यूरेट होता है। और ये जो हमेशा वाली बात है, ये भी इसके बारे में मैं ये बताता होता हूँ स्टूडेंट्स को कि एक ओनली का वर्ड ऐसा है और एक ऑलवेज का वर्ड ऐसा है, जो अब मैं यहाँ पे ऑलवेज का वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद वही बात समझाना चाह रहा हूँ कि जो मोस्टली जो है फॉल्स स्टेटमेंट होती है, यानी कि जिस स्टेटमेंट में ओनली आ जाए या ऑलवेज आ जाए। ठीक है, ओनली का मतलब है सिर्फ यही पॉसिबिलिटी और कोई नहीं है, तो मैंने कहा और पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं से निकल आती है। ऑलवेज का मतलब ये कि हमेशा ऐसा होगा, तो हमेशा तो नहीं भाई, कभी ना कभी वैसा भी हो सकता है। तो ये जरा थोड़ा सा एक ट्रिक अपने जहन में बिठाएं। अब मैंने इसलिए यहाँ पे ये नहीं कहा कि हमेशा आपने ऐसे ही करना है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये दो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें ओनली का वर्ड आता है और ऑलवेज का वर्ड आता है, वो फॉल्स होती है, करेक्ट नहीं होती। ठीक है, हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट सेंटर के बारे में है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। प्रॉफिट सेंटर में हमारी बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 7 अब मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मुश्किल सवाल है तो इसलिए आपसे पूछूंगा, आसान आसान मैं खुद कराऊंगा। Which of the following would be best described as a short term tactical plan? जो सबसे मुश्किल मैंने आपको बताया था ना, वो जरा टेक्टिकल कोई पिक करना मुश्किल होता है, तो ऑपरेशनल इजीली पिक हो जाते हैं और स्ट्रेटेजिक भी इजीली पिक हो जाते हैं।
तो जरा मुझे बताइएगा ABCD में से, और आंसर लिखते वक्त 7 लिखिएगा और करेक्ट ऑप्शन लिखिएगा। तो 7.A और 7.B और 7.C लिखिएगा ताकि मिक्स अप ना हो। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आई गॉट वन आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द अदर्स। देखिए कोशिश करें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन की। आपसे जवाब सही होता है गलत होता है, नोबडी इज केयरिंग फॉर दैट। आपकी अपनी लर्निंग है, आपने अपनी लर्निंग की खुद केयर करनी है। ओके, आई गॉट अनदर आंसर, गुड। और बताएं, तमाम लोग पार्टिसिपेट करें, आंसर देने का हौसला पैदा करें। ओके गुड, आई गॉट अनदर आंसर, जस्ट वेटिंग फॉर 2 मोर, मे बी 1 मोर। इस वक्त तकरीबन 4 लोग जो हैं वो रह गए हैं। ओके ठीक है जी, सारों के आंसर्स आ गए। अब इसका जो सही आंसर है वो है सी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। देखिए ये जो सी के अलावा बाकी सारी चीजें हैं ना, कि कॉस्ट वेरिएंसेस को रिव्यू करना, कंपेयर करना एक्चुअल को बजट के साथ, मॉनिटर करना एक्चुअल को बजट के साथ, ये तीनों जो है ना ये आ जाती हैं कंट्रोलिंग में। और कंट्रोलिंग जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डे टू डे ऑपरेशन होता है। आप डेली सेल को डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग, तो इसको आप मॉनिटरिंग कह लो या कंट्रोलिंग कह लो। और मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग इज मेनली, अगेन मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मेनली, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड ओनली। So controlling and monitoring is mainly a day-to-day activity and this is mainly an operational activity. हाँ, अब क्या हुआ होगा, आपको बॉस ने कहा होगा कि भाई हमने तो अपना जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना वो इस साल बढ़ाना है 20% से। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा ये अब आपने सोचना है। इसके लिए हमें अपनी प्राइस कम करनी है, प्राइस कम करके वॉल्यूम बढ़ाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में हमने क्या करना है। तो बेसिकली दिस कुड बी अ टेक्टिकल प्लान। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस में हेल्प यू टू अचीव दैट स्ट्रेटेजिक प्लान। या हो सकता है कि आपके बॉस ने कहा भाई हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो कॉस्ट लीडर बनने की है, ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त अपनी एकेडमी के हवाले से देखूं तो आई वांट टू बी अ कॉस्ट लीडर, क्वालिटी और सारी चीजें अपनी जगह पे बेस्ट क्वालिटी देना चाहता हूं, बट आई डोंट वांट टू बी ऑन द हाई एंड ऑफ costing and pricing, so that's why I kept my pricing and costing low. तो डेफिनेटली अगर आपने उस विजन को और उस स्ट्रेटेजी को अचीव करना है तो आपको शॉर्ट टर्म में प्राइसेस को लोअर करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन मैंने आपको बताया था थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पिक करना, लेकिन दो तरीके से पिक होता है। एक, आप उस बारे में श्योर हो जो ऑप्शन आप पिक कर रहे हो, और दूसरा दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी आप श्योर हो। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस है ये ज्यादा क्लियर है। अगर मैं कहूँ कि ये 3 ऑप्शंस क्लियरली बता रही हैं कि ये ऑपरेशनल है तो डेफिनेटली फिर ऑप्शन सी रह जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, which of the following relates to management accounts and which to financial accounts? So मैनेजमेंट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड हमने टिक करना है। मैनेजमेंट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ईयरली, कोई जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ईयरली, नॉर्मली हम सालाना बनाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंट्स आर फॉर इंटरनल यूज, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर नॉट फॉर इंटरनल यूज। ठीक है, हो सकते हैं लेकिन मेनली नहीं। अब अगेन अच्छा, अब यहाँ पे एक और गाइडेंस दे दो आपको एमसीक्यूज की। जहां पे क्वेश्चन साइलेंट हो मेनली में और कैन बी में, ठीक है, तो आप उस वक्त उसका जवाब दोगे मेनली को जहन में रखते हुए। ठीक है, क्योंकि देखें हर सब्जेक्ट का एक फोकस होता है, हर सब्जेक्ट का एक एम्फेसिस होता है, और वो एम्फेसिस मेनली से ही आता है। तो कैन भी करें तो मैं इधर भी टिक लगा दूं, इधर भी लगा दूं, इधर भी लगा दूं, इधर भी लगा दूं, तो अगर मैं इतना ही मिक्स कर दूं तो फिर ये तो नॉलेज ना हुआ ना। तो जो पॉइंट ऑफ लर्निंग है वो ये है, मैं आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ एमसीक्यूज की, आगे जाके मैंने इस ट्रेनिंग को आपसे यूज करवाना है कि जब आपको ये कंफ्यूजन हो कि अच्छा ये तो हो सकता है, मिसाल के तौर पे ये कंफ्यूजन जो कि शुरू में ही रेज कर दी गई इसलिए मैं इसी को मिसाल बनाकर बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंट्स इंटरनल यूज के लिए हो सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट्स तो होते ही हैं, लेकिन अब इधर टिक नहीं आपने लगाना। ठीक है, इधर टिक आपने इसलिए नहीं लगाना क्योंकि मैं इस जवाब में ना तो उसने मेरे से मेनली पूछा था ना कैन बी करके पूछा था। अब यहाँ पे साइलेंट है,
जब साइलेंट होगा तो मैं जो आंसर दे रहा हूँ ना वो डिफॉल्ट आंसर होगा, और जो डिफॉल्ट आंसर होता है वो उसके मेन फंक्शन को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। ठीक है, वो अब जिस तरीके से मटेरियल कुछ नहीं लिखा, मैं कहूंगा वेरिएबल कॉस्ट। अगर कुछ लिखा होगा मैं कहूंगा फिक्स कॉस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इधर टिक नहीं लगा रहा। ठीक है, तो ये इधर टिक लगा, और उसके बाद कंटेन्स फ्यूचर इन्फॉर्मेशन, तो मैनेजमेंट अकाउंट्स कंटेन फ्यूचर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो 3 टिक बनते हैं जैसे आपको नंबर मिल रहे हैं वो ये है। राइट, कोई क्वेश्चन जेन में आ रहा हो पूछ लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अगेन आई होप यू विल बी एबल टू पिक इट, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा पिक करना। अगेन मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, तो मुझे आपने 9 लिख के आंसर बताना है और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो अब अगली क्लास 9 बजे स्टार्ट होनी थी, तो मैंने फौरन जो दूसरे टीचर उनको मैसेज किया कि आप 9 बजे नहीं 9:15 स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं जरा ओवर टाइम जा रहा हूँ आज के लिए, अपोलोजाइज फॉर दैट। और फिर अपने स्टूडेंट्स को बता दें। अब ये मैंने जो अभी काम किया ये क्या है, कंट्रोलिंग में आता है। और अब कंट्रोलिंग जो मैंने की है ये कौन सी है, ऑपरेशनल है, टैक्टिकल है, स्ट्रेटेजिक है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशनल है। तो जस्ट मैंने सोचा कि जो मैं कर रहा था आपको एक मिसाल भी दे दूं। आपने आपके आंसर चेक करता हूँ। तो आंसर सारों ने 9 का सी दिया है। अच्छा, अब एक सिर्फ बी आया मेरे पास हसन का, और इसका आंसर बी ही है। ठीक है, तो आंसर इज बी। अब बी में है जी 1 and 3 ओनली आर करेक्ट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसे भी करेक्ट कर दिया, यानी आपने सेकंड को पता नहीं कैसे करेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर आप सी आंसर दे रहे हो आप सेकंड को ठीक कह रहे हो। आप देखें, मिडिल लेवल मैनेजमेंट तो नहीं करती स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब अगेन क्या वर्ड यूज हुआ था, मेनली का। मेरे ख्याल में आज तो हम मेनली, ओनली और ऑल, आपकी इतनी ट्रेनिंग हो जाए ना आज, तो आज का हमारा समझ लें लेसन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो देखो टू में लिखा हुआ था इट इज मेनली अंडरटेकन बाय मिडिल मैनेजमेंट। भाई जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट मेनली करती है उसको तो हम टेक्टिकल कहते हैं। तो ये पता नहीं आपने कैसे पिक कर लिया। और ऊपर लिखा हुआ था कि इट इज कंसर्न विद क्वांटिफाइबल एंड क्वालिटेटिव मैटर्स। तो हाँ जी, बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या और टेक्टिकल क्या और ऑपरेशनल क्या, तीनों क्वांटिफाइबल और क्वालिटेटिव मैटर से वो कर सकते हैं। क्वांटिफाइबल तो तीनों लेवल पे होते हैं, लेकिन ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक लेवल होता है वो क्वालिटेटिव मैटर्स को। खैर, आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, इतनी गुंजाइश आपको बनती है क्योंकि आपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मैटर्स का कोई इतना नहीं पढ़ा हुआ, समझा नहीं हुआ। लेकिन जो गलती आपको कतन नहीं करनी चाहिए थी, वो दूसरी स्टेटमेंट आपको ठीक नहीं करनी चाहिए थी। और जो लास्ट वन है वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, इट इज करंटली कंसर्न प्रीडोमिनेंटली विद द लॉन्ग टर्म। तो इसका राइट आंसर बी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन मुझे जरा इसको आप टेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं आखिरी नहीं 10वां सवाल है, ये हमारा कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है, इसको हमने नहीं करना। एक सवाल हमारे पास ये आ गया, इन विच वेज डू मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हेल्प मैनेजर ऑफ बिजनेस। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स बिजनेस को हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में, प्लान करने में, कोऑर्डिनेट करने में, डिसीजंस करने में, मोटिवेट करने में। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसका आता है टिक टिक टिक। अच्छा, अब आप कहेंगे मैंने तो बताया था कंट्रोलिंग, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन और मोटिवेटिंग तो नहीं बताया था। तो कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे अगर मेनली को लें और ओनली को लें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी। तो चलें, इतनी कंफ्यूजन जो है वो जायज़ हैं। इतनी अगर आप गलतियां कर भी लेते हैं और लेट से आप कहते हैं कि सिर्फ कंट्रोल, प्लान और डिसीजंस पर टिक लगाएंगे, और आप कहते हैं भाई कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारा काम नहीं है, इस पे हम टिक नहीं लगाते, ये नो में आएगा। तो चलें, इतना एक गलती एक्सेप्टेबल है। बट मैं ये बता दूं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि हम अकाउंटेंट्स जो हैं थ्रू आवर वेरियस टूल्स, लाइक हमारा टूल प्राइसिंग भी हो सकता है, और हमारा टूल कॉस्टिंग भी हो सकता है, और हमारा टूल बजट भी हो सकता है। तो थ्रू आवर टूल वी कैन कोऑर्डिनेट एंड वी कैन मोटिवेट एज वेल। लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल समझ लें नॉलेज पे। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है दैट्स फाइन। मैंने आपको बता दिया कुछ चीजें फॉरवर्ड समझी जाती हैं, कुछ बैकवर्ड समझी जाती हैं। आपको थ्योरी पढ़ाते हुए हर बात नहीं बताई जा सकती, और कि आप हर तरह का क्वेश्चन कर लें। कुछ बातें क्वेश्चन से आपको करवाई जाती हैं, तो अब ये क्वेश्चन से आपको करवा, ठीक है जी, दैट्स द बेनिफिट।
12वां क्वेश्चन जो इसके अंदर है वो हम कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है, वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हमारा प्रैक्टिस सेट 1 जो है जिसमें से हमने तकरीबन 8-9 क्वेश्चंस किए हैं, कंप्लीट हो गया। ये कैपलन में से था, एसीसी कैपलन में से। अब मैं एक दूसरे रिजोर्स की तरफ चल रहा हूँ और बस 4-5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वी आर रनिंग ओवर टाइम, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं। मुझे आपकी लर्निंग से ज़्यादा कंसर्न है, टाइम का सिर्फ मुझे इस वक्त इतना कंसर्न हो रहा है कि मैंने हर हाल में 9-10 पे ये क्लास ओवर करनी है, सो दैट द अदर टीचर कैन टेक ओवर एंड टेक हिज क्लास। अब यहाँ से आप आ जाइए। दिस रिसोर्स इज फ्रॉम डीपीपी। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा कि ये किट्स आपने, क्योंकि अब आप पहली दफा तो नहीं पढ़ रहे, आपने कहीं ना कहीं ये क्लासेस पढ़ी होंगी, किसी ना किसी से पढ़ी होंगी, तो क्या ये किट्स आपने पहले की हुई हैं, ताकि फिर ये हो कि मैं दूसरा कोई रिसोर्स यूज करूं प्रैक्टिस के दौरान, या आप समझ रहे हैं कि ठीक है नहीं है, ये यहाँ से भी हमें करना चाहिए, ये हमने पहले नहीं की हुई, ये क्वेश्चंस भी करने चाहिए? क्योंकि आई कैन अडेप्ट। जो इस क्लास की जो ब्यूटी है वो ये है कि हम अडेप्ट कर लेते होते हैं स्टूडेंट्स के। एक तो हमारा अपना जो हमने करना है वो तो करना ही है, लेकिन थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होती है क्लासेस में। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्या कहते हैं आप लोग? ओके, नहीं, मैंने ये सवाल नहीं पूछा कि किसके पास कौन सी किताब है। मैंने ये सवाल पूछा कि क्या आपने इन बुक्स में से ये क्वेश्चंस किए हुए हैं ऑलरेडी जो मैं करवा रहा हूँ, ताकि फिर मैं कोई और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँ। तो एक जवाब आया नो। आई विल अप्रिशिएट बाकी लोग भी यस नो लिख दें, ताकि एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी हो ना, स्टूडेंट की भी अंडरस्टैंडिंग हो। स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग टीचर को फायदा देती है और अल्टीमेटली स्टूडेंट को फायदा देती है। चलें, एक जवाब यस आया है, बाकी नो। अच्छा, पर ज्यादातर नो है। यस के लिए तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपने किए हों, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से ना हो जो मैं डेवलप करवाना चाह रहा हूँ। तो आपके लिए भी फायदामंद है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए डेफिनेटली फायदामंद है। और ऑन द टॉप ऑफ इट, हमने इस रिसोर्स पे रिलाई नहीं करना। मेरे पास 3-4 और रिसोर्सेज हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस पोर्टल के थ्रू भी करवाने हैं और मॉक्स के थ्रू भी करवाने हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स वी विल डूइंग हेल ऑफ अ प्रैक्टिस। मेरा ऑब्जेक्टिव होता है हर कोर्स में कि 3-4 से एमसीक्यूज आपको कम से कम करा दिए जाए थ्रू वेरियस फोरम्स। ओके, चलें जी। विच टू ऑफ द, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ आपके लिए छोड़ देते हैं। Which two of the following statement about qualities of good information are true? तो क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कौन सी दो इंफॉर्मेशन जो हैं वो ट्रू है? नंबर 1, इट शुड बी रेलेवेंट फॉर इट्स पर्पस। बिल्कुल जी, हमने पढ़ा हुआ है, रेलेवेंट होनी चाहिए। एंड इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन। इट शुड बी कंप्लीटली एक्यूरेट। इट शुड प्रोवाइडेड whatever the cost। अच्छा, ये स्टेटमेंट तो क्लियरली गलत है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव के खिलाफ है। तो ये तो क्वालिटी ऑफ गुड इंफॉर्मेशन ये होती है कॉस्ट इफेक्टिव हो। और the other quality is it should be communicated, it should be completely accurate। accuracy भी एक quality है। right person, यहाँ पे थोड़ा सा आपका हो सकता है क्योंकि हमने जो एक्यूरेट का वर्ड पढ़ा है उसके अंदर कहीं पे इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन नहीं है। और यहाँ पे मुख्तलिफ रिसोर्सेज में भी थोड़ा सा क्लैश आ सकता है। अगेन, कुछ ग्रे एरियाज होते हैं। अब ये भी एक टर्म आप जरा समझ लें, कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, उसमें आप जितनी मर्जी बहस कर लें, उसमें कहीं ना कहीं एक रिसोर्स में एक बात लिखी हुई आएगी, दूसरे में दूसरी लिखी हुई आएगी। तो व्हाट आई कैन से इज रेलेवेंट एंड एक्यूरेट are the right choices. If you find something else, I can debate on it. वो हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर। 1.2, the sales manager has prepared a manpower plan to ensure year are achieved। हाँ जी, अब जरा बताएं कि ये कौन सी लेवल ऑफ प्लानिंग है? अब यहाँ पे आपको, मुझे आप सही बताना चाहिए अब आप लोगों को। Sales manager has prepared a manpower plan to ensure that sale quotas for the forthcoming year are achieved. Is it day to day? Is it short term? Is it long term? And plan again is the budget.
Anyways, the answer is this is again tactical planning. ठीक है? This is not day-to-day plan. Which two of the following statement about management accounting information are true? They may include non-financial information. बिल्कुल जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है. They are required by law. गलत है. They are used to aid planning. ठीक है. They are external to the organization. गलत है. They are mainly used by the parties internal to the organization. इसके बाद मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन 5. Which two of the following are required as qualities of good information? So the answers are complete and accurate. हमने ये words नहीं पढ़े उसके अंदर, ऐसे ही है. Next, कौन बताएगा? Monthly variance reports. Monthly variance reports. अब अगेन जरा वर्ड पे गौर करिएगा, मुझे ये ना कहिएगा सर अभी आप थोड़ी देर पहले तो आपको कुछ और कहा था. Monthly variance reports are an example of which of the following type of management information? I repeat, monthly variance reports are, मेरा फोकस किस पे है? Monthly variance reports it's not daily variance report, it's monthly variance report. हर महीने के एंड में आप एक वेरिएंस रिपोर्ट बनाते हो, and that is a tactical form of management information, because tactical is short term and short term वैसे 6 months to 1 year होता है, but even monthly, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा होता monthly, but monthly is also considered as short term. इसका जो ऑपरेशनल के लिए जो क्राइटेरिया वो तो फिर डे टू डे बेसिस का है, तो डेली तो नहीं लिखा हुआ था बहरहाल यहाँ पे. Again, I have to repeat, tacticals are difficult to pick. अच्छा, तो क्वेश्चंस और कर लें, ड्रॉप डाउन लिस्ट छोड़ दें. 1.9. Which of the following statement is correct? Management accounting system information for use in fulfilling legal requirement. No, that is not correct. Management information system provide information for use of decision maker within an organization. Yes. Management accounting system provide information for use by shareholders. Galat. Management accounting provide information for use by tax authorities. Galat. So the correct information is the second one. Which of the following would be data rather than information? मैंने आपको बताया था कि data और information में क्या फर्क होता है. तो इन दोनों में से data कौन सा है? दो data की examples कौन सी हैं? Rather than information. Total sale value per product and total material usage. ये प्रोसेस नहीं है, जबकि जब आप इंक्रीज डिक्रीज निकालते हैं और परसेंटेज निकालते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती है. परसेंटेज एक प्रोसेस से निकलता है, इंक्रीज डिक्रीज भी प्रोसेस से निकलता है. तो जो प्रोसेस डाटा है वो इंफॉर्मेशन